shortness of breath, dyspnea, chest tightness, but these symptoms usually worsen, बढ़ जाते हैं during the night और अर्ली मॉर्निंग, दोनों भी आ सकती है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग इन विंटर सीजन, auscultation shows respiratory wheezing, या एक्सपायरेटरी लिखें, एक्सपायरेटरी wheezing, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कॉमन भी है। एक पेशेंट है जनाब, इसको कंप्लेंट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस, लेकिन इन सिम्टम की जो इंक्रीज है वो स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द नाइट ज़्यादा होती है। या बंदा कहता है जब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ स्पेशली इन विंटर सीजन तो उसको सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका मतलब कि इस पेशेंट को कहीं पे एलर्जी है, और एलर्जी मीन रात के वक्त या सुबह सवेरे सर्दियों के मौसम में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा। ये कौन सा पेशेंट है, ब्रोंकियल आस्थमा, जिसको दमे का मरीज कहते हैं। आस्थमेटिक पेशेंट इज ऑलवेज एलर्जिक पेशेंट, ये यूजुअली एलर्जिक होते हैं और उनकी सिम्टम्स स्पेशली सीजन चेंज होने के साथ क्या हो सकती है, वो बढ़ सकती है। दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा, दैट इज ब्रोंकियल आस्थमा पेशेंट, ठीक है जी। ये मेडिसिन है जी, दैट इज ब्रोंकियल आस्थमा, ठीक है। सो ब्रोंकियल आस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विच कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इसमें तीन चीजें याद रखें, ये क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, आस्थमा के अंदर इन्फ्लेमेशन भी होती है ब्रोंकस की, और लॉन्ग टर्म डिजीज है, इसलिए क्या है, क्रोनिक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, हाँ जी, रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज। देखिए आस्थमा के अंदर दो चीजें याद रखें, एक तो इन कंडीशन के अंदर ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन होती है, और दूसरी बात ब्रोंकस की क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज इज कॉल्ड आस्थमा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे वेंट पाइप की बात करें, जैसे ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो ये अगर राइट ब्रोंकस है, दिस राइट ब्रोंकस, और उस साइड पे क्या होता है, लेफ्ट ब्रोंकस। दीज ब्रोंकस आर गिव ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगा, राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाती है, ठीक है जी। आस्थमा पेशेंट में क्या होता है, एक तो ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी वजह से ब्रोंको क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग होती है कि नहीं, और अगर ब्रोंकस की ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसमें स्वेलिंग इनसाइड की तरफ हो जाए, सर देखिए इस तरह ये स्वेल हो जाए और ये भी स्वेल हो जाए, तो एरिया क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो अगर एरिया कम हो जाए, नैरो हो जाए, तो इसमें फिर एयर का आना जाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो द पेशेंट विल डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस, इस तरह के इश्यूज पेशेंट को आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आस्थमा के जितने भी पेशेंट्स आते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन लोगों में होती है। हम पढ़ेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये कितने किस्म की होती है, 4 किस्म की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज सीन इन आस्थमा पेशेंट, आंसर इज टाइप 1। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन लोगों में इसलिए होती है कि इन लोगों में माँ बाप से हेरिडिटरी बाय बर्थ कोई जीन ऐसा आता है कि वो पर्टिकुलर एलर्जन के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो ये लोग या तो सीजन में जब सुबह सवेरे उठते हैं, समर सीजन में उन लोगों के सिम्टम होते हैं,
یا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جس کو سیزنل الرجی ہوتی ہے، سیزن مطلب سیزن چینج ہونے کی وجہ سے اس کی الرجی بڑھ جاتی ہے، گرمی کے موسم میں، سردی کی موسم میں، ٹھیک ہے، تو سیزنل چینجز کے ساتھ الرجی کا ایسوسیشن اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یا یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ ڈسٹ میں جاتے ہیں، باہر مارکیٹ پلیسز میں جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی الرجی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور MCQs یاد رکھے، ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ 1 میں جو اینٹی باڈی رول پلے کرتی ہے دیٹ از IgE۔ کون سی اینٹی باڈی؟ IgE۔ So if the question comes which antibody play a role in type 1 hypersensitivity reaction, answer is IgE antibody۔ کلیئر ہے؟ اوکے، اب کوشچن یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھے کہ اگر ایگزام میں آ جائے کہ which drug which is used for asthma as a challenge test، ٹھیک ہے، کلیئر ہے، وہ کون سا ڈرگ ہے جو ہم آستما کی ڈائگنوز کے لیے یوز کرتے ہیں ایز اے چیلنج ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں میتاکولین۔ اس ڈرگ کا نام کیا ہے؟ میتاکولین۔ تو میتاکولین از اے ڈرگ وچ از یوز ایز اے چیلنج ٹیسٹ۔ یہ کس کے ہم یوز کرتے ہیں؟ چیلنج ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ کہو گے چیلنج ٹیسٹ کا مراد کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل یہ برونکس ہے، سن لے، اف دس از اے برونکس، تو آستما پیشنٹ میں پہلے سے برونکو کیا ہوتا ہے؟ کنسٹرکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے برونکو کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اف دس از اے برونکس، اس برونکس کے اوپر ایک قسم کی ریسپٹر، یہ برونکو کنسٹرکشن پہلے سے کیا ہو چکا ہے سویلنگ کی وجہ سے۔ دس برونکس ان دا ریسپیریٹری ٹریکٹ contain a receptor known as M3 receptor۔ M3 stand for muscarinic receptor 3، muscarinic، M for muscarinic۔ تو M3 receptor ہوتا ہے کہاں پہ؟ کاوس، آنسر از برونکس، یہ برونکس میں ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک ایسا ڈرگ دے دیں جو برونکس میں کس ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کرے؟ M3 کو، اس کو مسکرینک ایگونسٹ کہتے ہیں۔ ایگونسٹ مین ایکٹیویٹ کرنے والے، اور ایسا ڈرگ جو اس ریسپٹر کو کیا کرے؟ بلاک کرے، اس کو اینٹاگونسٹ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹاگونسٹ کہتے ہیں۔ اب سن لیں، دس اینٹاگونسٹ، سو دا ڈرگ وچ ایکٹیویٹ دا ریسپٹر از ایگونسٹ، اور وہ ڈرگ جو ریسپٹر کو بلاک کرے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اینٹاگونسٹ۔ کلیئر ہے؟ اب اندر کوشچن، ایسا ڈرگ جو M3 کو کیا کرے؟ ایکٹیویٹ کرے، ایگونسٹ، اٹ کین کاز برونکو کنسٹرکشن، یہ کیا کر سکتا ہے؟ برونکو کنسٹرکشن۔ اور وہ ڈرگ جو ہم M3 پہ جا کر کیا کرے؟ بلاک کرے، یہ کیا کرائے گا؟ برونکو ڈائلیشن۔ یہ دونوں MCQs کوشچن سوچ لے، ذہن میں رکھ لے کہ M3 receptor is present in the bronchus. Any drug which activate M3 it can cause bronchoconstriction، اور ایسا ڈرگ جو M3 کو انہیبٹ کرے it can cause bronchodilation۔ کلیئر ہے؟ اب اگر ایک پیشنٹ ہے آستما، اس کو سانس لینے میں دشواری ہے، وہ کہتے ہیں جب صبح سویرے اٹھتا ہوں یا نائٹ کے دوران اس کو جناب سانس لینے میں دشواری ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو جناب یہ ڈرگ باہر سے دیتے ہیں۔ اس ڈرگ کا نام کیا ہے؟ میتاکولین۔ What is methaqualin itself? It is muscarinic receptor agonist۔ یہ MCQs یاد رکھیں۔ میتاکولین ایک ایسا ڈرگ ہے، یہ برونکس کے اندر کس ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کرے گا؟ M3۔ تو اگر یہ ڈرگ بندہ لے گا تو اس کی مزید کیا ہوگی؟ برونکو کنسٹرکشن۔ تو اس کی پہلے سے برونکو کنسٹرکشن ہوئی تھی، میتاکولین لینے سے مزید کیا ہو جائے گی؟ برونکو کنسٹرکشن۔ تو سانس لینے میں دشواری مزید بڑھے گی کہ نہیں؟ مزید بڑھے گی۔ اب سن لے، اگر ایک پیشنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہے، آپ اس کو کون سا ڈرگ دیتے ہیں؟ میتاکولین۔ اور اس ڈرگ کے بعد وہ یہ کہے کہ سانس لینے میں دشواری نہ زیادہ ہوئی ہے اور نہ کم ہوئی ہے، تو یہ ریورسیبل پرابلم ہے کہ irreversible ہے؟ irreversible ہے۔ اور اگر سانس لینے میں دشواری کم زیادہ ہو سکتی ہے اس ڈرگ کی وجہ سے، تو ایئر وے کیا ہے؟ ریورسیبل مسئلہ ہے۔ تو آستما از وچ کنڈیشن؟ ریورسیبل برونکو کنسٹرکشن۔ اور اگر میتاکولین دینے سے سانس لینے کی جو دشواری ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہ پڑے، پھر یہ COPD ہوتا ہے، کرونک obstructed pulmonary disease۔ تو کوشچن یہ ہے کس ڈرگ کو استعمال کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ the broncho constriction is reversible or irreversible؟ آنسر از میتاکولین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میتاکولین۔ تو میتاکولین جب ہم یوز کرتے ہیں کہ برونکس کے اندر کس ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کرے گا؟ M3۔ تو یہ مزید برونکو کیا کرے گا؟ کنسٹرکشن۔ تو جب برونکس مزید کنسٹرکٹ ہو جائے تو پیشنٹ کو سانس لینے میں مزید ہو دشواری، تو ایسا ڈسپنیا، ایسا ڈیفیکلٹی ان بریدنگ جو میتاکولین دینے سے مزید بڑھ جائے،
दैट इज कॉल्ड मेथाकुलिन चैलेंज टेस्ट, और ये हमारे लिए कौन सा डायग्नोज होगा, ब्रोंकियल आस्थमा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है कि विच ड्रग यूज फॉर चैलेंज टेस्ट इन द आस्थमा टू सी आइदर द ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये हम क्या चेक करते हैं, ब्रोंकस की हाइपर सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि इसमें चेंज आता है कि नहीं आता। तो हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, मेथाकुलिन ड्रग यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ओके, इसके बाद लेके ग्रेडिंग ऑफ आस्थमा। ग्रेडिंग क्या है या स्टेजेस क्या है आस्थमा की, ये हमने जनाब ये बेसिक वगैरह क्लिनिकल में हम पढ़ेंगे, बेसिक में नहीं होता कि व्हाट इज द ग्रेडिंग ऑफ आस्थमा पेशेंट। ठीक है जी, कि ग्रेडिंग से मुराद क्या है। तो ग्रेडिंग आप लोग को वो एग्जाम में दे भी सकते हैं, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर ग्रेडिंग ऑफ आस्थमा, ग्रेडिंग ऑफ आस्थमा। ठीक है, ओके। ग्रेडिंग से मुराद ये है कि आस्थमा की कई मतलब इंपोर्टेंट टाइप्स होती है। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड माइल्ड इंटरमिटेंट ग्रेड। इसको ग्रेड क्या कहते हैं, 1, माइल्ड इंटरमिटेंट ग्रेड 1। ठीक है, मिटन ग्रेड 1। इसमें क्या होता है कि आस्थमा अटैक वंस अ वीक। कितने टाइम में? आस्थमा का अटैक अगर हफ्ते में एक दफा आता है, वंस अ वीक, बट नॉट इंटरफेयर डेली एक्टिविटी। आस्थमा अटैक हफ्ते में एक दफा आए तो सही, लेकिन डेली एक्टिविटी इंटरफेयर ना हो, पर्सन अपना काम काज कर सकता है, इसको हम कहते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट ग्रेड 1। ठीक है, इसको माइल्ड इंटरमिटेंट ग्रेड 1 कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मॉडरेट परसिस्टेंट आ जाए, ठीक है, या माइल्ड परसिस्टेंट का मतलब यह है ग्रेड 2 ये होता है, माइल्ड परसिस्टेंट G2 स्टैंड फॉर ग्रेड 2। इसमें क्या होता है कि आस्थमा अटैक 2 टाइम्स इन अ वीक, ठीक है, बट माइल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डेली एक्टिविटी। इसका मतलब यह है, इसमें पेशेंट को क्या होता है कि आस्थमा अटैक 2 दफा होता है हफ्ते में, लेकिन वो कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा काम जिसमें उसकी बॉडी ज़्यादा जोर ना ले, एनर्जी कंज्यूम ना करे, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये लोग मस्जिद जा सकते हैं, ये लोग शॉपकीपर के पास जा सकते हैं, दुकान आते जा सकते हैं, लेकिन ये लोग पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकते, मतलब माइल्ड रिस्ट्रिक्शन है। वो एक्सरसाइजेज जिसमें बॉडी एनर्जी कंजम्पशन क्या हो, वो ज़्यादा हो, इसका मतलब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन जो आम एक्टिविटीज़ है डेली, वो ये लोग कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों में अटैक कितना टाइम होता है, 2 टाइम्स इन ए वीक होता है। नेक्स्ट देखें, मॉडरेट परसिस्टेंट आस्थमा। मॉडरेट परसिस्टेंट अगर आ जाए, दैट इज ग्रेड 3, ये हमारे पास ग्रेड 3 है। इसमें आस्थमा अटैक मोर देन 3 टाइम्स इन अ वीक। तो मोर देन 3 टाइम इन अ वीक का मतलब ये वीक में 4 टाइम भी हो सकता है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, मोर देन 3 टाइम इन अ वीक एंड यूजुअली इंटरफेयर डेली एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि सिविरिटी अब क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं। इसका मतलब यूजुअली अमूमन तौर पर ये लोग अपने ज़िंदगी के डेली काम काज नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली इन लोगों की डेली एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंटरफेयर हो जाती है। फिर इसके बाद लेके सीवियर परसिस्टेंट। तो सीवियर परसिस्टेंट इज ग्रेड 4। इसके अंदर आस्थमा अटैक मोर देन 5 टाइम इन अ वीक। मोर देन 5 टाइम इन अ वीक से मुराद ये है कि समटाइम दीज पेशेंट डेवलप अटैक्स ऑन डेली बेसिस। इन लोगों को क्या आते हैं, डेली बेस पे अटैक आते हैं, एंड ऑलवेज
इंटरफेयर डेली एक्टिविटी। इंटरफेयर डेली एक्टिविटी, अगर एक बंदा है उसको रोज अटैक आता है तो वो फिर काम काज कर सकेगा नहीं, तो उसकी डेली एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंटरफेयर हो जाएगी। तो देखें आप लोगों को वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ला भी सकते हैं, वो कहेंगे कि एक पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसको डिस्निया है, इस तरह की फीचर देंगे और साथ में बताएंगे कि उसको 4 अटैक्स हुई है लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्ट हो गई है डेली एक्टिविटी। ये कौन से ग्रेड में होता है, 3 में होता है। 5 से ज्यादा अटैक वीक में आ जाए और पेशेंट डेली बेसिस पे काम काज ना कर सके तो हमारे पास वो ग्रेड 4 होता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ग्रेडिंग ऑफ द आस्थमा। तो ग्रेडिंग ऑफ द आस्थमा यूजुअली डिपेंड अपॉन नंबर्स ऑफ द टाइम अटैक बाय द आस्थमा इन अ वीक एंड इंटरफेरेंस विद डेली एक्टिविटीज। क्लियर है, इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आस्थमा के लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आस्थमा में अगर क्लिनिकली वो लोग आप लोग को यह बताए कि इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होगी। इन्वेस्टिगेशन याद रखे, वी रेफर द पेशेंट फॉर डूइंग स्पायरोमेट्री। हम क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री। हम पीएफटी भी कर सकते हैं, पीएफटी स्टैंड फॉर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और हम क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री। एमसीक्यूज आएगा स्पायरोमेट्री पे क्या हमें मिलेगा, FeV1 डिवाइड बाई FVC रेशो लेस देन 70%। ये एमसीक्यूज याद रखें। अगर FeV1 और FVC रेशो किससे कम आ जाए, लेस देन 70। ये एग्जाम में नहीं बताया गया कि इसको मालूम कैसे करते, ये मशीन मालूम करता है, ये मशीन खुद रीड करता है। एक हेल्दी पर्सन में FeV1 और FVC रेशो 70 से क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर किसी की ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट है, तो उसमें रेशो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए आप लोग खुद इधर कंज्यूम करें, सुन ले कि अगर ये ब्रोंकस है और ब्रोंकस पहले से क्या है, नैरो है, ये सर नैरो हो चुका है ब्रोंकस। इंसान जब सांस लेता है तो हम लंग्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो सांस लेने में हम ब्रोंकस को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं ताकि मैक्सिमम एयर जा सके। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो फिर ब्रोंकस क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। तो आस्थमा में जब वीजिंग आएगी, एबनॉर्मल साउंड आएगी सांस लेने में, वो इंस्पायरेटरी होगी कि एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी होगी, क्योंकि इंस्पायरेशन में ब्रोंकस डायलेट हो जाता है तो एयर आहिस्ता से नॉर्मली नीचे जाएगी। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ब्रोंकस क्या होता है, कंस्ट्रक्ट। तो ये भी हम सिक्यूज है, द वीजिंग इन द आस्थमा इज ऑलवेज एक्सपायरेटरी वीज। इसको क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी। तो देखे हम पेशेंट को एक मशीन लगाते स्पायरोमीटर, ठीक है ना, और हम पेशेंट को कहते हैं कि FeV1 फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। पेशेंट को हम कहते हैं, मशीन लगाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि जोर से आप सांस बाहर निकालें, क्योंकि इन पेशेंट को सांस लेने का मसला है कि छोड़ने का मसला है। तो देखिए हमारा जो अगर ब्रोंकस नॉर्मल है तो 1 सेकंड में फोर्स, हम फोर्स के साथ जितना बाहर एक्सपायर करेंगे वो हमारे पास मोर देन क्या आएगा, 70। लेकिन जब ये सांस छोड़ेंगे तो ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। तो FeV1 रेशो ज्यादा होगी कि कम होगी, इसलिए FeV1 इज ऑलवेज डिक्रीज, क्योंकि सांस छोड़ने के दौरान उन लोगों की मजीद ब्रोंको क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। तो फोर्सफुली जोर से अगर ये एक्सपायर करे तो जो वॉल्यूम ये 1 सेकंड में निकालेगा एयर की, उसका लेवल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ये MCQ सुन ले, FeV1 रेशो जब भी कम होती है इसका मतलब कि ब्रोंकस क्या है, कंस्ट्रक्ट है, या आस्थमा है या क्या है, COPD है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आस्थमा फैमिली में रन करती है, ये बच्चों में भी हो सकती है, लेकिन COPD का मोस्ट कॉमन काज क्या है, स्मोकिंग है। दूसरी बात, मेटाकुलिन देने से अगर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मजीद बढ़ जाए, ये आस्थमा है, और अगर इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो फिर ये COPD है। लेकिन दोनों में FeV1 वर्सेस FVC रेशो लेस देन क्या होती है, ये 70 होती है। क्लियर है। अनदर क्वेश्चन टू रिमेंबर फॉर आस्थमा इज, हेडिंग दे दे मैनेजमेंट, कि आस्थमा पेशेंट को आप लोग मैनेज कैसे करते हैं। आस्थमेटिक पेशेंट आ जाए उसको मैनेज कैसे करेंगे। FeV1 मीन वो वॉल्यूम है एयर की जो हम जोर से बाहर निकालते हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी है। इसका मतलब नॉर्मली मशीन ये अटैच होता है, मशीन कहता है कि जो FeV1 है, जो एयर हम जोर से निकालते हैं 1 सेकंड में, इसकी रेशो अगर हम
किस से, FPC से, FPC आगे पढ़ाऊंगा कि इससे हम को रिलेट करें तो उसकी रेशो 70 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर ये कम है इसका मतलब एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इसलिए कम आ रही है क्योंकि बीच में से कहीं पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और आसमान में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। एक और कंडीशन, मैंने FeV1 FPC रेशो की है वो 60 आ गई है, कितनी आ गई है, 60, कम हो गई है ना। फिर मैंने किसी को बाहर से कौन सा ड्रग दे दिया, मेथाकुलिन, क्या चीज़ दे दिया, मेथाकुलिन। तो मेथाकुलिन मजीद क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो फिर ये जब FeV1 FPC इसके बाद हम चेक करेंगे तो ये नॉर्मली कितने पे आ जाएगा, 50। इसका मतलब ये मजीद इसलिए कम हुआ कि इस ड्रग ने मजीद क्या कर दिया, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ये रिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल है, ये आस्थमा पेशेंट है। अगर FeV1 60 है और इसके बाद भी 60 आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, ये COPD है, क्योंकि ब्रोंकस के अंदर चेंज नहीं आता। बात समझ गए कि नहीं। तो FeV1 रेशो अगर मेथाकुलिन देने से मजीद फाल कर जाए दैट इज ब्रोंकियल आस्थमा, और अगर उससे अगर वो फाल ना कर जाए दैट इज COPD। क्लियर है। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ आस्थमा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ आस्थमा। आस्थमा की जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम कुछ ड्रग यूज करेंगे। मैंने आस्थमा की डेफिनेशन में दो बातें की है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज है। तो हमने इन्फ्लेमेशन को भी कम करना है और हमने ब्रोंकस को क्या करना है, डायलेट। तो यहाँ पे देखे टू वेज, हम दो तरीकों से आस्थमा पेशेंट को डील करते हैं। नंबर वन कि आस्थमा पेशेंट में हम बाहर से ड्रग देते हैं ब्रोंको डायलेटर्स, दे सकते हैं कि नहीं, वी कैन गिव अ ड्रग नोन एज ब्रोंको डायलेटर। और हमने इन्फ्लेमेशन को भी कम करना है तो वी आल्सो गिव अ ड्रग नोन एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और ब्रोंको डायलेटर से हम आस्थमा की मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब देखें ब्रोंको डायलेटर में जो पहला क्लास है इसको हम कहते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट। ये ड्रग सुने कि नहीं, बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग, क्योंकि इन द ब्रोंकस वी हैव बीटा-2 रिसेप्टर्स। ब्रोंकस के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा-2। सुन ले, अगर ये ब्रोंकस है, इधर देखे ब्रोंकस में इससे पहले हमने कौन सा रिसेप्टर पढ़ लिया, M3। तो ब्रोंकस में M3 जैसा एक रिसेप्टर और भी होता है, इट इज कॉल्ड बीटा-2। तो देखे यहाँ पे क्वेश्चन सुन ले, हमारे पास दिस इज अ ब्रोंकस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, वन इज H1 हिस्टामिन 1, ठीक है। अनदर इन द ब्रोंकस वी हैव M3 इट इज कॉल्ड मस्करेनिक 3 रिसेप्टर, एंड इन द सेम ब्रोंकस वी हैव बीटा-2 रिसेप्टर। इस तरह है कि नहीं। तो इन सिंगल ब्रोंकस वी हैव हाउ मेनी रिसेप्टर, 3 रिसेप्टर। ऐसा ड्रग जो किसको एक्टिवेट करे, बीटा-2, इसको एगोनिस्ट कहते हैं, एंड इट विल कॉज ब्रोंको डायलेशन। और अगर ऐसा ड्रग जो इसको ब्लॉक करे इट विल बी एंटागोनिस्ट एंड इट कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इधर देखे इससे पहले हमने क्या बताया, M3 को अगर हम एक्टिवेट करें तो ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर बीटा-2 को एक्टिवेट करें तो उसको ब्रोंको डायलेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा ड्रग जो बीटा-2 पे काम करके, प्लस का मतलब क्या है, इसको एक्टिवेट करे, एगोनिस्ट होगा कि एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट। और एगोनिस्ट की वजह से ब्रोंको क्या होती है, डायलेशन। और हमारा टारगेट भी आस्थमा के अंदर क्या है, ब्रोंको डायलेशन है। हम मैनेजमेंट में कौन सा ड्रग देंगे, बीटा-2 एगोनिस्ट। एक चीज जहन में याद रखे कि बीटा-2 और M3 ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अगर M3 को एक्टिवेट करे तो ब्रोंको क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, बट बीटा-2 को एक्टिवेट करने से ब्रोंको डायलेशन होता है। और आस्थमा में पहले से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो हमने ब्रोंको डायलेशन करनी है, इसलिए हमने बीटा-2 क्या देने हैं, एगोनिस्ट देने हैं। वो तो बात की बात है ना, वो देंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। लेकिन हम तो इधर से स्टार्ट लेते हैं ना, फिर इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे। ये आस्थमा की डिफरेंट ट्रीटमेंट वेज है। आस्थमा में द क्विक रिस्पांस ऑफ द ड्रग जो मैक्सिमम ब्रोंको डायलेशन करे वो किस रिसेप्टर पे काम करने वाला ड्रग है, बीटा-2। तो हम बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे कि एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट देंगे ताकि ब्रोंकस क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। तो बीटा-2 एगोनिस्ट फिर दो किस्म के हैं, इधर देखें, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, और इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट।
शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, क्लियर है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में द क्लासिकल एग्जांपल इज सल्ब्यूटामोल, नाम सुना है कि नहीं, सल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटारोल, और इसके अंदर आता है सल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। ये ड्रग्स याद रखें, दीज आर द ड्रग्स प्रेजेंट इन बीटा 2 एगोनिस्ट। ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये लॉन्ग एक्टिंग है। सल्ब्यूटामोल स्प्रे ज्यादा लोग यूज करते हैं। वो जो इनहेलर होता है ना सल्ब्यूटामोल, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है। आस्मा पेशेंट पफ करता है और उसकी ब्रोंकस क्विक क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। सल्ब्यूटामोल का ब्रांड नेम है वेंटुलिन। ये किसके नाम से आती है, वेंटुलिन स्प्रे या वेंटुलिन टैबलेट्स भी आती है, ठीक है जी। ये क्या करती है, इधर देखें, ये चारों ड्रग चाहे शॉर्ट एक्टिंग हो या लॉन्ग एक्टिंग हो, ये किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, बीटा 2। एंड व्हेन बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेटेड इट इंक्रीज इट रिलैक्स स्मूथ मसल। ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द ब्रोंकस। और जब ब्रोंकस के अंदर मसल क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो उससे ब्रोंकस क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो हाउ बीटा 2 एगोनिस्ट कैन काज ब्रोंकोडायलेशन बाय काजिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इन द ब्रोंकस। ब्रोंकस की जो मसल है ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, नहीं है, दे आर इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री या तो स्मूथ मसल होती है या कार्डियक मसल होती है। तो कार्डियक मसल तो हार्ट में है, तो वेसल में ब्रोंकस में कौन सा मसल है, स्मूथ मसल है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये ब्रोंकस के स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती है। और जब ये रिलैक्स हो जाए तो ब्रोंको क्या हो जाता है, डायलेशन, इंसान को सांस लेने में जो दुश्वारी है वो कम हो जाती है। यहाँ पे लिखे एमसीक्यूज में, ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ आस्मा। एक्यूट, इंसान को बैठे बैठाए अक्यूट अटैक हो जाए आस्मा की, घर में रात के वक्त या सुबह सवेरे या रात के 2 बजे 3 बजे इंसान की जो सांस है वो बिल्कुल बंद हो जाए, अक्यूट अटैक हो जाए, तो हम शॉर्ट एक्टिंग देंगे कि लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग देंगे ताकि जाकर क्विक एक्शन कर सके और क्विकली ब्रोंकस क्या हो जाए, डायलेट। तो यहाँ पे लेके SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। तो शॉर्ट एक्टिंग में वो आप लोगों को एग्जाम में या सल्ब्यूटामोल पूछेगा या एल्ब्यूटारोल पूछेगा, वो शॉर्ट एक्टिंग नहीं पूछेगा, वो इसके ड्रग्स पूछेंगे। तो सल्ब्यूटामोल एंड एल्ब्यूटारोल बोथ आर शॉर्ट एक्टिंग। तो ये हम इसलिए देते हैं ताकि अटैक में पेशेंट को क्विक रिलीफ मिल जाए और पेशेंट क्विकली ठीक हो जाए। एक नेक्स्ट देखे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ये हमारे पास क्या है, शाबाश, लॉन्ग टर्म, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। फिर ये सल्मेट्रोल आ सकता है या फॉर्मेट्रोल। एक पेशेंट है वो आस्मा का है, पहले 3-4 साल पहले डायग्नोज हुआ था। वो कहते हैं मुझे डॉक्टर ने कहा कि डेली बेसिस पे या इन दिनों में जब मौसम चेंज होता है तो आप डेली एक गोली खाया करें ताकि आप पे अटैक ना आए। तो वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेगा, वो सल्मेट्रोल या फॉर्मेट्रोल यूज करेगा, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, वो लॉन्ग होता है। बैठे बैठाए अगर किसी को अक्यूट अटैक हो जाए और उसकी सांस तक बंद हो जाए तो उसी टाइम क्विक रिलीफ के लिए हम कौन सा देंगे, शॉर्ट एक्टिंग देंगे, फिर या सल्ब्यूटामोल देंगे या एल्ब्यूटारोल देंगे, ठीक है। और ये सारे किस रूट में देंगे, इनहेलर रूट में देंगे। किस रूट में, इनहेलर, स्प्रे शक्ल में देंगे ताकि ये क्विकली ब्रोंकस तक जाए और ब्रोंको क्या कर सके, डायरेक्ट। तो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर बीटा 2 एगोनिस्ट इज कॉल्ड इनहेलेशन रूट। ये किस रूट से देंगे, इनहेलेशन। साइड इफेक्ट्स देखें, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, दीज ड्रग कैन कॉज ट्रेमर्स। ये क्या करा सकते हैं, ट्रेमर्स। नेक्स्ट देखें, दीज ड्रग कैन कॉज पाल्पिटेशन। ये पाल्पिटेशन करा सकते हैं। पाल्पिटेशन मीन इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट का इतना बढ़ जाना कि इंसान को अपनी हार्ट एक्टिविटी फील हो जाए। कभी कभार हम दौड़ते हैं ना ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि हमारी हार्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। फीलिंग ऑफ इट्स ओन कार्डियक एक्टिविटी विच इज रेस इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द हेड इज कॉल्ड ट्रेमर्स। तो बीटा 2 एगोनिस्ट चाहे शॉर्ट एक्टिंग आ जाए एग्जाम में, चाहे लॉन्ग एक्टिंग आ जाए, दोनों से ट्रेमर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि एक पेशेंट है वो आस्मा में है और वो भी ड्रग ले रहा था, लेकिन साथ में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट डेवलप इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स, विच ड्रग द पेशेंट इज टेकिंग, बीटा 2 एगोनिस्ट। लेकिन ट्रेमर की चांसेस शॉर्ट एक्टिंग से ज्यादा है कि लॉन्ग एक्टिंग से, लॉन्ग एक्टिंग से, जो लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, स्टे करते हैं। ये तो जल्दी आते हैं, जल्दी क्विक खत्म हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम।
یہ न्यूरोनल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और ये जाकर क्या करा सकते हैं, ट्रेमर्स करा सकते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग दोनों में अगर क्वेश्चन आ जाए विच ड्रग है काज मोर ट्रेमर, आंसर इज लॉन्ग एक्टिंग। वो क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। तो ये हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हमारे पास, क्वेश्चन क्या इसमें, ओके लॉन्ग एक्टिंग हम उन लोगों को देते हैं जिनको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 मसला है, उसको हर दूसरे दिन बाद अटैक के चांसेस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये बंदा खाता रहे और उससे अटैक ना होए। तो इसका मतलब अल्टरनेट डे पे अटैक्स आ सकती है या उन एरियाज में अटैक के चांसेस जिसको पेशेंट एलर्जिक हो या सीजन वगैरह चेंज होने के दौरान या डस्ट में अगर वो एलर्जिक हो, तो उन चीज़ों पहले तो उसकी प्रिवेंशन बताते हैं, क्या प्रिवेंट करें, मास्क पहने या डस्ट एक्सपोजर कम कराए जिससे एलर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें डेली अटैक हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। आप एक पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो आप लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक्यूट में उसी टाइम कम करना चाहते तो फिर शॉर्ट एक्टिंग देंगे। क्लियर है। इधर देखें अनदर ड्रग बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ सेकंड नंबर लेके मस्कोरेनिक एंटागोनिस्ट, मस्कोरेनिक एंटागोनिस्ट, और शायद ये आप लोग को अभी पता हो। देखें अभी हमने तो